Hi everyone. Please let me know if I'm audible and visible. Good morning everybody. Good morning. जल्दी से बता दीजिए audible हूँ, visible हूँ. Okay. Everything is clear. I welcome you all to Unacademy Plus. आप सभी का Unacademy Plus पर स्वागत है. This is a special class on Unacademy Plus. ये Unacademy Plus की special free live class है. And today we are going to conduct the last session on ancient Indian history. तो आज की क्लास में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट सेशन करने वाले हैं. दैट इज अबाउट द गुप्ता एम्पायर. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मौर्यन एम्पायर वर लेफ्ट. वी आर गोइंग टू कवर दैट एज वेल. मौर्यन एम्पायर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे तो हम उनको भी कवर करेंगे और गुप्ता एम्पायर से स्टार्ट करेंगे. आई होप दैट आप सभी ने सारे लेक्चर्स अभी तक स्टार्टिंग से अब तक अटेंड किए हैं. आई एम होपिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल हैव अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल टुडे. एंड यू हैव मेड नोट्स ऑल्सो इन द क्लास. आप लोगों ने नोट्स भी बनाए हैं क्लास में, मैं ये उम्मीद करती हूँ. ठीक है. सो वेलकम टू दिस क्लास. सभी का क्लास में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है. लेट्स स्टार्ट लर्निंग. बिफोर दैट इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट कि अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए ना तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो. एंड टेलीग्राम चैनल्स लिंक आई हैव अपलोडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेशन. ठीक है. तो मैंने सेशन के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अपलोड किया है. द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. ठीक है. तो टेलीग्राम चैनल का ये है आपका लिंक, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. वहां से आपको क्लास के सारे नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी अनाउंसमेंट है. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 then there is a small announcement that now as we all know that only 6 months are left. सिर्फ 6 महीने बचे हैं. तो इसीलिए अनअकैडमी ने एक 6 months का बैच कोर्स लॉन्च किया है फॉर 2021 एस्पिरेंट्स. 6 months बैच कोर्स इज लॉन्च्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स फ्रॉम 14 December, दैट इज टुडे. आज से ये बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है. आई एम गोइंग टू टेक हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कोर्स फ्रॉम टुडे. आज से 14 डेज तक हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. ऑल द अदर एजुकेटर्स आर ऑल्सो टीचिंग. द बैच कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड इन 3 languages. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट यू कैन enroll in the हिंदी मीडियम बैच. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बैच है. एंड फॉर बाइलिंगुअल ऑल्सो देयर इज अ सेपरेट बैच. And there will be full syllabus coverage. Top educators are going to teach. Prelims test series and analysis of the test series will be given. PDF study material भी आपको दिया जाएगा. Dedicated doubt clearing sessions भी होंगे. And also you will be prepared from the perspective of interview. तो prelims mains interview की तैयारी आपको करवाई जाएगी. And if you are preparing for 2022, then for that also batch courses have been launched. 2022 और 2023 के लिए भी बैच कोर्स लॉन्च किए गए हैं और ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है. It's starting from today itself. ठीक है. So if you are willing to subscribe to Unacademy Plus, अगर आप Unacademy Plus पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी लाइव क्लास हो रही है वैसी ही होती है, बस थोड़ा बैच शॉर्ट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, स्ट्रैटेजाइज्ड बैच होता है. सो इफ यू विश टू सब्सक्राइब टू Unacademy Plus, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है इफ यू यूज दिस कोड Sharma20. अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा. ठीक है. So if you are interested to join Unacademy Plus, then you can take 6 months batch or 1 year batch or 2 year batch as per your preparation. ठीक है. Good morning everyone. So let's start the class then. क्लास शुरू करते हैं without any delay. बिना किसी डिले के क्लास शुरू करते हैं. So first let's start with let's complete the modern empire. कल की क्लास में थोड़ा सा ना मॉडर्न एम्पायर का पोर्शन रह गया था तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. लेट्स कंप्लीट दैट पोर्शन. ओनली देन वी विल गो टू गुप्ता एम्पायर. सो आई होप दिस स्लाइड इज विजिबल टू एवरीबडी. उम्मीद करती हूँ ये स्लाइड आप सभी को विजिबल है. When we talk about the modern empire, the two very important invasions during that period were Persian and Macedonian invasions. तो पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन जो आपका मॉडर्न एम्पायर था उसके स्टार्ट होने से पहले हुआ था. अब इन्वेजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वेजन? इट मीन्स अटैक. इसका मतलब होता है अटैक विद द पर्पज ऑफ लूट. आपका इंटेंशन क्या होता है जब आप इन्वेड करते हो? लूटना आपका इंटेंशन होता है, यानी कि आप सिर्फ प्लंडर करने के लिए किसी कंट्री को इन्वेड करते हो, नॉट टू रूल
इन्वेजन एंड रूलिंग दो अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। सो इन्वेजन मीन्स व्हेन यू अटैक अ नेशन विद द पर्पस ऑफ लूटिंग दैट नेशन, ठीक है, दैट इज इन्वेजन। नाउ हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, हम जब इसकी बात करते हैं, हियर देयर वाज अ वेरी फेमस किंग एंड ही वाज आल्सो अ ट्रेडर। एक किंग भी था, एक बिजनेसमैन भी था, अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन हु वाज नोन एज डरायस, राइट। पर्शियन किंग थे डरायस, जो कि 516 BCE में इन्होंने पंजाब पर अटैक किया। ही ग्रैब्ड पंजाब, दैट वाज द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, एंड ही ग्रैब्ड सिंध ऑल्सो। इन्होंने पंजाब और सिंध टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। दिस वाज द पर्शियन इन्वेजन बाय किंग डरायस एंड दे वर, हाउ डिड दे इन्वेड। अब इंडिया में इन्होंने इन्वेड कैसे किया, देखो काफी कारण होते हैं इन्वेजन के। फॉर इन्वेजन ऑल्सो देर आर मेनी रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई दे चूज इंडिया टू इन्वेड। पहली बात तो इन्होंने इंडिया को ही क्यों चूज किया इन्वेजन करने के लिए। द मेन पर्पज वॉज 3G। ये आपका मेन पर्पज होता है 3G। 3G मीन्स, इट मीन्स गॉड, इट मीन्स ग्लोरी एंड इट मीन्स गोल्ड, ठीक है। ये हो गया आपका 3G, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। These are the purposes why India was invaded a lot of times, but not just Europeans, by also the Arabian invaders, the Persian invaders. तो ये रीजन है क्यों इंडिया पे इतनी बार बारंबार अटैक्स हो रहे थे, इन्वेजन हो रहा था, लूट हो रहा था, ठीक है। गॉड की जब बात करते हैं, गॉड मीन्स धर्म का प्रचार, ठीक है। ऑल दीज इन्वेडर्स दे वांटेड टू स्टैब्लिश देयर religion in India. They wanted to spread their religion in every nation, ठीक है। हर कंट्री में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने अटैक करना शुरू किया बाय सेंडिंग मिशनरीज। कैसे, मिशनरीज को भेजकर, बाय सेंडिंग द मिशनरीज। देन ग्लोरी, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, अपनी प्रशंसा हर जगह फैलानी है, अपना नाम हर जगह फैलाना है, हर जगह अपनी एम्पायर, अपने डायनेस्टी का नाम स्टैब्लिश करना है। सो ग्लोरी, ठीक है। फॉर ग्लोरी ऑल्सो टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज। ग्लोरी का मतलब क्या हो जाएगा, जोग्राफिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एक्सपैंड देयर टेरिटरीज। टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज ऑल्सो दे स्टार्टेड इन्वेडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड मतलब वी ऑल नो दैट इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड। इंडिया क्या थी, गोल्डन बर्ड थी, ठीक है। तो यहां से सभी तरीके के वेल्थ को चुराकर अपने ट्रेजरी को भरना इनका मेन मकसद था। टू फिल अप देयर ओन ट्रेजरी बाय स्नैचिंग अवे ऑल द वेल्थ फ्रॉम इंडिया, राइट। सो दे वांटेड टू इन्वेड इनटू इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज। ये 3G का पर्पस समझ आ गया सभी को, ठीक है। ये 3G का पर्पस क्लियर हो गया। अब ये जो 3G का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो प्रिंसिपल है 3G का, ये दिया किसने है, दिस प्रिंसिपल हैज बीन गिवन बाय यूरोपियंस। ये प्रिंसिपल आपके यूरोपियंस ने ही दिया है, बट दिस हैज बीन यूज्ड इवन बाय द अरब्स। अरब्स ने भी इसको यूज किया है। इट हैज बीन ऑल्सो बीन यूज्ड बाय द पर्शियन, मैसेडोनियन एम्पायर्स। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप यू आर नोट मेकिंग दीज रनिंग नोट्स ऑल्सो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप ये रनिंग नोट्स बना रहे हो। अब ये तो रीजन हो गया इन्वेजन का, कॉमन रीजन, ठीक है। ये 3G तो कॉमन रीजन है। द मेन रीजन ऑफ इन्वेजन वॉज, जो इसका मेन रीजन था इन्वेजन का, वो था आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। दैट वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब हम इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, इट मीन्स दैट द रूलर्स दे वर नॉट यूनाइटेड अमंग्स देम देयर ओन सेल्व्स। जो रूलर्स थे वो आपस में ही यूनाइटेड नहीं थे। देयर वॉज राइवलरी अमंग्स द इंडियन रूलर्स ओनली। भारतीय शासक जो थे वो आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, आपस में ही उनकी राइवलरी रहती थी। इफ इंडिया इज नॉट यूनाइटेड, द आउटसाइडर्स विल ऑब्वियसली टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अगर भारतीय ही यूनाइटेड नहीं है तो बाहर का तो कोई भी इंसान आकर सिचुएशन का एडवांटेज ले लेगा। Same thing happened in India also, because of the political instability, because of the rivalry among the kings, Indian kings, the foreigners they started taking advantage. इन्होंने ना advantage लेना शुरू कर दिया। That is why there were many invasions, huge number of invasions which happened in India. ठीक है, political instability reason सभी को समझ आ गया, जल्दी से बता दीजिए। ओके, चलो ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे दैट टेकिंग एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल डिसयूनिटी
इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फायदा उठाते हुए द पर्शियन दैट मीन्स द ईरानियन एम्पायर जो था, उन्होंने 6th सेंचुरी में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राइट, द पर्शियन और ईरानियन एम्पायर. एंड पर्शिया से हमें पता ही है किंग डरायस आए थे. द अकमेडियन किंग साइरस ऑल्सो was the first ruler to invade the subcontinent. And when they came to India, जब देखो ये लोग भारतीय जो foreigners हैं, जब ये इंडिया में आते हैं, when they step into the country, what happens? They bring with themselves their religion. ये अपने साथ अपना religion लेकर आते हैं, right? They bring with themselves their culture, अपना culture लेकर आते हैं, अपना tradition लेकर आते हैं. Their culture and tradition also comes with them, right? देन ये अपने साथ अपना एजुकेशन भी लेकर आते हैं, बिकॉज व्हेन द ब्रिटिशर्स केम दे ब्रॉट विद देमसेल्व्स देयर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, जो कि आज तक आपको देखने को मिलता है. ठीक है, सो दीज इन्वेडर्स व्हेन दे एंटर्ड इंडिया, जब इन्होंने इंडिया को एंटर किया, दे ब्रॉट देयर रिलीजन, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर माइंडसेट, देयर ओपिनियन, देयर फिलोसफी एंड देयर एजुकेशन. ठीक है, और जब ये इंडिया में आए तो इंडिया में पहली बार पर्शियन इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन? दैट खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. अब ये खरोष्टी स्क्रिप्ट क्या होती है? व्हाट इज दिस खरोष्टी स्क्रिप्ट? इट्स अ वे ऑफ राइटिंग. ठीक है, ये एक, सो एवरीबडी कैन सी दिस इज द खरोष्टी स्क्रिप्ट. इसको हम कहते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट. ठीक है, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग. ये एक तरीके से राइट टू लेफ्ट की राइटिंग है. ठीक है, जैसे कि देवनागरी लिपि होती है आपकी. ठीक है, जैसे कि आपकी कर्सिव राइटिंग आप इंग्लिश में कहते हो, इन द सेम वे दिस इज द खरोष्टी स्क्रिप्ट. सो दिस मच इज क्लियर. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताएं. क्लियर है? सो दिस वाज द खरोष्टी स्क्रिप्ट विच केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ द पर्शियन इन्वेजन ओनली. ठीक है, हमें पता चला इसके बारे में पर्शियन इन्वेजन की वजह से. देन द पर्शियन सिग्लॉयड टाइप कॉइन्स वर कॉपीड इन इंडिया. जो पर्शिया में जिस तरीके के कॉइन्स यूज होते थे ना ट्रेडिंग में, इंडिया में भी उसी तरीके के कॉइन्स को यूज किया गया. सो दीज वर दी पर्शियन सिग्लॉयड टाइप कॉइन्स. ये थे आपके पर्शिया के कॉइन्स. ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सो दीज वर दी सिग्लॉयड टाइप कॉइन्स. और ऐसे ही कॉइन्स आप गुप्ता पीरियड में भी देखोगे. सिमिलर कॉइन्स यू विल फाइंड इन गुप्ता पीरियड ऑल्सो. ठीक है, गुप्ता पीरियड में भी राजा रानी की जो इमेज होती थी वो कॉइन्स पे दिखती थी. ठीक है, सो दीज आर द कॉइन्स. I guess I have the picture of the Gupta period coins also. I'll just see. Just give me a second. Yes, this is the coin of Gupta period. ये हो गया coin Gupta period का. बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे Persian coins हैं. It's just like the Sigloid type coins only. ठीक है, so ये थे आपके coins जो कि कॉपी किए गए थे Persian invasion के कारण. coins का भी टाइप हमें समझ आया था. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो वी गॉट द खरोष्टी स्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ पर्शियन इन्वेजन. वी गॉट द सिग्लॉयड टाइप पर्शियन कॉइन्स ऑल्सो. देन रॉक इंस्क्रिप्शंस यूज्ड बाय अशोका इन द 3rd सेंचुरी वाज इंस्पायर्ड बाय पर्शियन किंग डरायस. जो पर्शिया के राजा थे ना डरायस, इट वाज हिज नेचर. Whenever he used to win any territory, he used to create pillars and sculptures in that particular area, and he used to inscribe them. राइट तो जब भी ये डरायस राजा जो थे किसी भी टेरिटरी को जीतते थे, वहां पर पिलर इंस्क्रिप्शन जरूर स्टैब्लिश करते थे. यहीं से अशोका ने भी कॉपी किया रॉक इंस्क्रिप्शंस को. अशोका ऑल्सो कॉपीड द रॉक इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम पर्शियन किंग. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन. इसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं. इस तरीके से पिलर पे वर्ड्स को, मैसेज को इंस्क्राइब करवाया जाता था. ठीक है, क्लियर हो रही है इमेज सभी को? सो दिस वॉज द वे हाउ अशोका यूज टू इंस्क्राइब मैसेजेस ऑन द पिलर्स. एवरीबडी कैन सी दिस? ओके, तो ये आपके इम्पैक्ट हो गया. इम्पैक्ट पूछा जाता है प्रीलिम्स में. दे कैन आस्क यू, दे कैन गिव यू 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन इन इंडिया. ठीक है, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. सिग्लॉयड टाइप कॉइन्स किस एम्पायर के थे? पर्शियन एम्पायर के थे. ठीक है, और हमने रॉक इंस्क्रिप्शंस किससे कॉपी किए? पर्शियन किंग डरायस से कॉपी किए. तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अलेक्जेंडर के इन्वेजन पर आते हैं. अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनको बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट. जब भी हम अलेक्जेंडर की बातें करते हैं लोग द ग्रेट लगा देते हैं, क्योंकि द ग्रेट 2 रीजन से है. पहली बात तो इनडिस्क्रिमिनेटली इन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीतने की बात कर दी थी. ठीक है, ही जस्ट सेड ऑल ऑफ अ सडन दैट आई वांट टू बिकम द वर्ल्ड कॉन्करर. ठीक है,
एंड ही कुड नॉट अचीव दैट मिशन, उस मिशन को वो पूरा नहीं कर सके। ठीक है, माइंडलेसली इन्होंने एक डिसीजन ले लिया और उसको पूरा करने निकल गए। एंड इन दिस डिसीजन हिज आर्मी ऑल्सो हैड वेरी इट ऑल्सो सफर्ड वेरी मच इमोशनल एज वेल एज फिजिकल लॉसेस। इनकी जो आर्मी थी ना, इनके इस रूथलेस डिसीजन की वजह से इमोशनल और फिजिकल हर तरीके से सफर किया इनकी आर्मी ने, इसलिए इनको द ग्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका आयरनी है जो मैं आपको बोल रही हूँ। नाउ अलेक्जेंडर की जब हम बात करते हैं, ही इज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसेडोनिया, दैट मीन्स ये ग्रीक एम्पायर को बिलोंग करते हैं, मैसेडोनिया एम्पायर से बिलोंग करते हैं। एंड ही मेड द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाई, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अलेक्जेंडर, थैंक्स टू अलेक्जेंडर की इंडिया यूनाइट हो पाया? व्हाई डू वी से दैट? क्यों बोलते हैं हम ऐसा? because of Alexander only we realized that there is political instability in India. अलेक्जेंडर की वजह से हमें रियलाइज हुआ कि भाई भारत में जो राजा है ना वो आपस में यूनाइटेड नहीं है, देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सेकेंडली वी रियलाइज दैट वी नीड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और एल्स एनीबडी कैन स्टेप इनटू इंडिया एंड इन्वेड इट। हमें इनके वजह से ही पता चला कि भाई भारत में एक राजा, एक सेंट्रल लीडरशिप की जरूरत है। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एक लीडर नहीं मिला, तो छोटे छोटे ये जो राज्य हैं ये अपने ग्रीड के चक्कर में भारत को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें रियलाइज करवाए अलेक्जेंडर ने, बिकॉज ऑफ विच चंद्रगुप्त मौर्य रोज अप। चाणक्य ही टुक द ओथ, आपको सभी को पता है, बिकॉज ही वॉज इंसल्टेड बाय नंदा डायनेस्टी, सो ही टुक एन ओथ दैट आई एम गोइंग टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेज ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड आई एम गोइंग टू स्टैब्लिश अ सेंट्रल लीडरशिप इन इंडिया। एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन वॉज अ बूस्ट अप टू दैट ओथ। उस ओथ को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई अलेक्जेंडर के अटैक की वजह से। चाणक्य वॉज श्योर नाउ वी रिक्वायर अ सेंट्रल लीडरशिप और एल्स पीपल लाइक अलेक्जेंडर कैन इजिली डिस्ट्रॉय इंडिया। सो दैट इज वाई चंद्रगुप्त मौर्य, वी गॉट चंद्रगुप्त मौर्य इन द मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, ही इन्वेडेड इंडिया इन 326 BCE एंड स्टैब्लिश्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। अब देखो, इन्होंने इन्वेड किया मतलब इन्होंने कोई रूट डिस्कवर किया होगा जिसके थ्रू आप इंडिया में एंटर कर सकते हो। ही माइट हैव डिस्कवर्ड अ रूट थ्रू विच यू कैन एंटर इनटू इंडिया एंड दैट रूट बिकेम द लिंक बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। ग्रीस और इंडिया के बीच का वो डायरेक्ट लिंक बन गया। अलेक्जेंडर वेंट बैक एंड ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी ही डाइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम सस्पिशियस डिजीज। तो किसी सस्पिशियस बीमारी के चलते इनकी डेथ भी हो गई रिटर्न जर्नी पर। बट ये देकर क्या गए हमें? ये ट्रेड रिलेशंस देकर चले गए। इंडिया और ग्रीस को इंडिया के बारे में पता चला, इंडिया को ग्रीस के बारे में पता चला और ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए। हिज इन्वेजन्स इनटू इंडिया ऑल्सो एक्सपोज्ड इंडिया टू यूरोप बाय सी रूट एंड बाय लैंड रूट। लैंड रूट के थ्रू, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के थ्रू एंड सी रूट के थ्रू, मेडिटेरेनियन ओशन एंड ऑल दीज सीज, इन सभी के थ्रू हमें पता चला कि इंडिया यूरोप से कैसे कनेक्ट की जा सकती है। हाउ कैन यू कनेक्ट इंडिया विद यूरोप? वी डिस्कवर्ड डिफरेंट रूट्स फॉर दैट। उसके लिए हमने अलग अलग रूट्स को डिस्कवर करना शुरू कर दिया एंड बिकॉज ऑफ विच द ट्रेड चैनल्स वर स्टैब्लिश्ड, जिसके कारण भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड चैनल्स जो थे वो स्टैब्लिश हो गए। ठीक है, अलेक्जेंडर बिकॉज ही वॉज अ ग्रीक, क्योंकि ये ग्रीक थे, ग्रीस से थे, ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स एट गांधार। तो आप देखोगे कि गांधार में जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं, बुद्धिस्ट मूर्तिज जो हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल ग्रीक के लोगों जैसे हैं। उनके बाल जो है कर्ली दिखाए गए हैं, जस्ट लाइक द ग्रीक्स पीपल, राइट। Their body structure, the sculpture's body structure is just like the structure of the people of Greece, right? Why? Because it was influenced by the Greek civilization, क्योंकि वो Greek civilization से influenced था under Alexander's rule. ओके, तो गांधार आर्ट के ऊपर आपके 2019 के मेंस में क्वेश्चन आया था। ऑन गांधार आर्ट द क्वेश्चन केम इन 2019। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया था। तो याद रखना है कि गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्ट ऑफ मथुरा एंड द गांधार आर्ट? 10 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि 150 वर्ड्स, दैट मीन्स 1.5 पेज आपको यूज करने को मिलेंगे इसको आंसर करने के लिए। तो व्हेन यू विल स्टडी आर्ट एंड कल्चर ना, सो यू हैव टू स्टडी मथुरा आर्ट एंड गांधार आर्ट सेपरेटली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। Now let us understand what was the social and material life in the age of modern empire. Modern empire के टाइम पीरियड में हमारा सोशल और मटीरियल लाइफ किस तरीके की थी?
पहली बात, अगर हम आर्कियोलॉजिकली देखें, आर्कियोलॉजिकली मीन्स that when we study from the perspective of archaeological survey of India, what materials they have excavated, कौन से materials हैं जो उनको मिले हैं इस पीरियड से रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि महाजनपद पीरियड जिसमें मॉडर्न एम्पायर ग्रो हुआ था, महाजनपद पीरियड सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड माना जाता है भारत का. इट इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड and it is the same period wherein the NBPW phase started. What is NBPW phase? It's a phase of pot making. ये पॉटरी का फेज होता है. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, फुल फॉर्म है इसका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. पॉलिश्ड वेयर यानी कि द पॉट्स विच वर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड इन द मॉडर्न एम्पायर, दे वर हाईली पॉलिश्ड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ NBPW पॉट्स. आप देखोगे कि ये ब्लैकिश कलर में है, इट इज ब्लैकिश एंड इट इज शाइनिंग. यहाँ पर शाइन दिख रहा है सभी को, दैट मीन्स इट इज पॉलिश्ड, इट इज हाईली पॉलिश्ड. It is blackish in color, it is shining also, the surface is highly polished. ठीक है, तो this is the example of NBPW pots, यानी कि ये वो pots हैं जो मॉडर्न पीरियड में पाए गए हैं. ठीक है, so they were glossy, they were shining and they were not always black. ऐसा नहीं था कि हर बार ब्लैक ही थे. So as you can see it is shining also, आप देख सकते हो ये shining भी है and it is not blackish in color. ये unpainted pot है, it is unpainted. ठीक है, so this is also example of the Mauryan period pot. ठीक है, आप देख सकते हो ये Mauryan period के pot का ही एक example है. Both of these pots belong to Mauryan period. ठीक है, then we had punch marked coins. अब punch marked coins क्या होते हैं? ये है आपके punch marked coins. As you can see this is the punched area. आप देख सकते हो ये मोहर है, this is a kind of seal. ठीक है, आप देख सकते हो there is a pattern in this marking. ठीक है, एक तरीके की पैटर्न है. तो ये होते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स. यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं. सो ओवर हियर यू कैन सी दीज आर द सील्स विच हैव बीन पंच्ड. सो देयर वर पंच मार्क्ड कॉइन्स. मेटल मनी वाज आल्सो फाउंड. मेटल मनी का मतलब क्या है? वही मेटल के कॉइन्स बनाना. ठीक है, एंड रिंग वेल्स वर आल्सो एक्सकवेटेड. सो दीज आर द रिंग वेल्स. ये है आपका रिंग वेल, सबको दिख रहा है? सो ओवर हियर यू कैन सी द वाटर वाज फिल्ड इनसाइड द वेल. अब ये जो ग्राउंड वाटर है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिंग वेल बनाया जाता था. डिफरेंट रिंग्स वर क्रिएटेड. ठीक है, ये आपका रिंग वेल है. ठीक है, एंड वाटर वाज इनसाइड दिस रिंग वेल. इसके अंदर वाटर हुआ करता था. सो आई होप नाउ पॉइंट्स आर बिकमिंग क्लियरर. अब शायद पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे. सो इन द मॉडर्न पीरियड, इन द महाजनपद पीरियड, वी हैड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वी हैड द punched marked coins, we had metal money, we had ring wells also. Now in the modern period there were two major trans-regional routes at that time. दो तरीके के ना रूट्स हुआ करते थे and they were trans-regional routes. First was known as उत्तर पथा, second was known as दक्षिण पथा. ठीक है, path means route. path का मतलब क्या होता है? route होता है. ठीक है, so उत्तर path and दक्षिण path. ठीक है, दक्षिण का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में? सो उत्तर मीन्स नॉर्थ, दक्षिण मीन्स साउथ. सो नॉर्थ रूट एंड साउथ रूट वर फाउंड इन द मॉडर्न पीरियड, उत्तर पाथ एंड दक्षिण पाथ. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज पेड बाय पेजेंट्स एज टैक्स. जो 1/6 प्रोड्यूस हुआ करता था, जो भी खेत से जो भी आप क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका 1/6 पार्ट जो है पेजेंट्स टैक्स के रूप में किंग को दिया करते थे, एम्पायर को सबमिट किया करते थे. ठीक है, एंड देयर वर नो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व टू कलेक्ट द टैक्सेस. डायरेक्ट पेजेंट्स यूज्ड टू पे टैक्सेस डायरेक्टली टू द किंग. कोई इंटरमीडियरी नहीं हुआ करता था बीच में. ठीक है, देन इन दिस पीरियड expansion in number and size of village and towns were done because महाजनपद period was a period of expansion. महाजनपद period जो था वो period ही expansion का था. ठीक है, there were pura and nagara. pura and nagara means fortified town or cities. there were nigoma. nigoma means market town. राजधानी मीन्स कैपिटल सिटी एंड नगर का मीन्स स्मॉल टाउन. ये पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दे कैन गिव यू द टर्म्स, दे विल आस्क यू द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. आपको शब्द दे देंगे, उसका मीनिंग पूछेंगे, तो इसको प्लीज याद रखिएगा. पूरा नगरा इज फोर्टिफाइड टाउन और सिटी, निगोमा इज मार्केट टाउन, राजधानी इज कैपिटल सिटी एंड नगर का इज स्मॉल टाउन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं. There is also a very important point that we study about the Mauryan Empire. The point is that in the Mauryan Empire there was shop tax. ठीक है,
इट वॉज अ कॉमन रिजीम। ठीक है, तो अगर आपने कोई दुकान खोली हुई है तो उसका टैक्स आप पे करोगे, जैसे अभी होता है इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो देयर आर शॉप टैक्सेस, राइट? इफ यू हैव शॉप्स यू पे रेंट और द टैक्सेस टू ऑपरेट दैट शॉप। तो शॉप टैक्स मॉडर्न एम्पायर में काफी कॉमन था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नो लाइसेंस फी was charged from craftsmen और आर्टिस्ट। तो क्राफ्ट्समैन और आर्टिस्ट अगर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके का लाइसेंस फी पे करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स और लाइसेंस फी इफ यू आर अ क्राफ्ट्समैन और आर्टिस्ट, बिकॉज इन मॉडर्न एम्पायर इट सपोर्टेड द एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट्स। मॉडर्न एम्पायर में आर्ट एंड कल्चर और क्राफ्ट्स के एक्सपेंशन पे बहुत ध्यान दिया जाता था, तो उन लोगों को इंकरेज करने के लिए उनसे कोई लाइसेंस फी नहीं लिया जाता था। टू इंकरेज द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन नो लाइसेंस फी वॉज टेकन फ्रॉम देम। ठीक है, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, राइट इट डाउन, द फॉरेस्ट, द माइंस एंड द पेस्टर्स, जो ग्रासलैंड्स हुआ करते थे, दे वर टैक्स्ड, उन पे टैक्स लगा करता था, दे वर टैक्स्ड। ठीक है, फॉरेस्ट, माइंस एंड पेस्टर्स, उनसे जो भी प्रोड्यूस आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा। एंड द लास्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इट वॉज हेडेड बाय, दिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय अ पर्सन कॉल्ड, यानी कि जो एक पोजीशन होती थी उस इंसान की उसको हम बोलते थे समर्थ। Samarta was the person who used to handle the revenue department of Mauryan Empire, जो कि मॉडर्न एम्पायर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड किया करता था। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? तो जल्दी से बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। इफ द पॉइंट्स आर क्लियर लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड इफ एवरीथिंग इज क्लियर। तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न एम्पायर की, व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न एम्पायर ना, आई जस्ट शो यू अनदर स्लाइड। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं मॉडर्न एम्पायर की, इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड द आर्ट एंड कल्चर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। लास्ट क्लास में तो हमने मॉडर्न एम्पायर का आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, बिकॉज प्रीलिम्स में ना क्वेश्चंस आते हैं। सो मॉडर्न एम्पायर वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, बिकॉज इसका पर्पज ही था सेंट्रलाइजेशन इस्टेब्लिश करना। इट्स मेन पर्पज वॉज टू स्टैब्लिश सेंट्रलाइजेशन, सो इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड। ये हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। एंड हियर इन दिस एम्पायर द एम्परर, ही वॉज द किंग, द एम्परर वॉज द हेड, ही वॉज द सुप्रीम पावर, और यू कैन से ही वॉज द सुप्रीम अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि ही वॉज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, ही वॉज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। सभी तरीके की अथॉरिटी जो है वो एम्परर के पास थी। ठीक है, नाउ ही वॉज असिस्टेड, ये जो एम्परर है ना, इसकी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टैब्लिश किया गया था। ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, दे हैव देयर ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। Same way, the modern emperor was also assisted by, helped by council of minister, and this council of minister was known as मंत्री परिषद। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम क्या बोलते थे? मंत्री परिषद बोलते थे। ठीक है, द मिनिस्टर्स वर नोन एज, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। मिनिस्टर को क्या बोला करते थे हम? द मिनिस्टर्स वर नोन एज मंत्रिन्स। ठीक है, मिनिस्टर्स को हम बोलते थे मंत्रिन्स। ये पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट वॉज हेडेड बाय, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड या उसका चीफ कौन हुआ करता था? द चीफ वॉज नोन एज मंत्री परिषद अध्यक्ष। ठीक है, द चीफ वॉज नोन एज मंत्री परिषद अध्यक्ष। ही वॉज द चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर होता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ, उस टाइम पर एम्परर अलग होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको हेल्प करता था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ होता था मंत्री परिषद अध्यक्ष, जस्ट लाइक टुडेज प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैड तीर्थास। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास तीर्थास करके एक कैटेगरी हुआ करती थी। सो व्हाट वर द तीर्थास? The Tirthas were the highest, write it down, they were the highest category of officials.
ठीक है, ये ऑफिशियल्स की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हुआ करती थी। एंड इन टोटल देयर वर 18 तीर्थास इन मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में टोटल 18 तीर्थ हुआ करते थे, ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आता है दैट वी हैव अध्यक्ष। हमारे पास अध्यक्षास हुआ करते थे। अध्यक्षास वर रैंक्ड आफ्टर तीर्थास, ठीक है। तीर्थ के बाद कौन आता था? आपका अध्यक्ष आता था, ठीक है। आफ्टर तीर्थ वी हैव अध्यक्ष एंड दे वर टोटल 20 अध्यक्ष। हमारे पास 20 अध्यक्ष थे, 18 तीर्थास एंड 20 अध्यक्ष। एंड व्हाट वाज द रोल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अध्यक्ष? दे वर हैंडलिंग द मिलिट्री फंक्शंस। अध्यक्ष जो थे वो मिलिट्री फंक्शंस को हैंडल किया करते थे, संभाला करते थे। एंड इकोनॉमिक फंक्शंस, द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फंक्शंस वर हैंडल्ड बाय, मैनेज्ड बाय अध्यक्ष। Coming on to the next important officer or next important person in the Mauryan administration who is known as Mahamattas, जिसको हम महामात्तास बोलते हैं। Now who are Mahamattas? अब ये महामात्तास कौन हो गए? So these Mahamattas are higher ranking officials. Write it down. Higher ranking officials. ये हो गए आपके महामात्तास who had direct contact with the emperor, जिनका एम्परर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता था। सो इफ यू वांट टू रीच टू द एम्परर यू नीड टू रीच आउट टू द महामात्तास। अगर आपको एम्परर तक कोई बात पहुंचानी है आप डायरेक्टली महामात्तास के पास जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज, जो आपका नेक्स्ट पर्सन था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो था, राइट इट डाउन, द अमात्यास। दोज वर द अमात्यास। अगेन अमात्यास, जैसे आज के टाइम पे आप सेक्रेटरीज बोलते हो ना, सेक्रेटरीज होते हैं ना गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्रीज में, वैसे ही उस टाइम पर अमात्यास हुआ करते थे, जस्ट लाइक द सेक्रेटरीज, ठीक है। एंड दे हैड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। इनका जो रोल था वो एडमिनिस्ट्रेटिव था। एंड दे हैड जुडिशियल रोल्स। इनका रोल जुडिशियल भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रोल्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं। हैव यू ऑल नोटेड दिस स्क्रीन डाउन? ये फ्लो चार्ट सभी ने ड्रॉ कर लिया है? ओके, सबने ड्रॉ कर लिया, क्लियर। तो अब बात करते हैं, इधर हम जब देखेंगे अध्यक्ष को, ठीक है। हियर व्हेन वी विल लुक एट द अध्यक्षास, देयर वर 20 अध्यक्षास, 20 अध्यक्ष है। दैट मीन्स देयर विल बी अ ग्रुप। इसका मतलब इनका ग्रुप होता होगा, ठीक है। सो द ग्रुप ऑफ अध्यक्ष, राइट इट डाउन, द ग्रुप ऑफ अध्यक्ष, the group of adhyakshas, they were formed into secretariat। अगर आपने आज के टाइम पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखा है तो सेक्रेटेरिएट होता है ना हमारा, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट, इनका जो ग्रुप होता था उसको सेक्रेटेरिएट बोलते थे। एंड दिस सेक्रेटेरिएट वाज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। आज के टाइम पे भी आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। Today also in the modern political administration we have different departments under different secretariats, okay, ठीक है। Now the अर्थशास्त्र, it was written by चाणक्य। अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। द अर्थशास्त्र इट मेंशंस, ये मेंशन करता है स्पेसिफिकली द मेनी अध्यक्षास फॉर कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स के लिए भी, ट्रेड के लिए भी अध्यक्ष हुआ करते थे। फॉर स्टोर हाउसेज ऑल्सो, दी वेयर हाउसिंग, इट वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अध्यक्षास। गोल्ड मैनेज करने के लिए भी अध्यक्ष थे। शिप बिल्डिंग, राइट, एग्रीकल्चर मैनेज करने के लिए भी अध्यक्ष हुआ करते थे। टू मैनेज द काउज ऑल्सो, टू मैनेज द हॉर्सेज ऑल्सो, देयर वर डिफरेंट सेट ऑफ अध्यक्ष। टू मैनेज द चैरियट्स ऑल्सो, यानी कि रथ को मैनेज करना है, ठीक है। To manage the infantry also there were different kind of adhyaksh. So these were the different areas which were managed by the adhyakshas. ये वो areas थे जो कि अध्यक्ष जो थे वो मैनेज किया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की, जो कि है युक्तास। सो व्हाट आर द युक्तास? जब हम बात करते हैं युक्तास की, ये क्या होते हैं? दीज आर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इन मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में जो आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स देखोगे उनको हम युक्तास बोलते हैं। एंड व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इनका काम क्या होता है? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्परर्स रेवेन्यू, यानी कि रॉयल ट्रेजरी, ठीक है। जो रॉयल आपकी ट्रेजरी हुआ करती थी उसको कौन हैंडल करता था? युक्तास। जो राजा का खजाना होता था उसका अकाउंट कौन संभालता था? युक्तास।
द ट्रेजरी ऑफ द रॉयल किंग, द रॉयल फैमिली, इट वॉज हैंडल्ड बाय द युक्ताज ओनली। ठीक है, उसको युक्ताज ही हैंडल करते थे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, so the royal treasury it was handled by the yuktas, they were the subordinate officers। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ऑफिसर्स दैट इज नोन एज राजुकाज, जिनको हम राजुकाज बोलते हैं। ठीक है, राजुकाज आर, राइट इट डाउन, the officers in charge of land measurement, because I told you in the last class that land revenue was the major source of income for Mauryan Empire। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, लैंड रेवेन्यू जो है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम थी मौर्यन एम्पायर में। तो लैंड रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? लैंड मेजर करके। when you will measure the land, if it is 1 acre, 2 acre, 50 acres, accordingly the revenue will be calculated। So Rajukas were the officers in charge of land measurement and boundary fixing। हर टेरिटरी की जो, जैसे अभी आप डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दी डिलिमिटेशन कमीशन दैट यू स्टडी टुडे, वैसा ही काम था राजुकास का। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं। ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये पॉइंट्स ना आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर की, जिसको हम बोलेंगे संस्थाध्यक्षा। संस्थाध्यक्षा, ठीक है, ये आपके नेक्स्ट सेट ऑफ ऑफिसर्स हैं। सो दीज आर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ, राइट इट डाउन, दीज आर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ मिंट। ठीक है, मिंट के सुपरिंटेंडेंट है ये लोग। ठीक है, दे आर दी सुपरिंटेंडेंट ऑफ मिंट। मिंट क्या होगा? यहाँ पर मिंट का मतलब वो मिंट नहीं जो आप खाते हो, मिंट का मतलब है मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। जब कॉइन्स बनते हैं ना छोटे छोटे, उन पे क्या डिजाइन बनना है, क्या मार्क लगेगा, कौन सा सील लगेगा, ये सारे डिसीजन संस्थाध्यक्ष लेते थे। So when the coins were minted, they were prepared. What will be the seal on the coins? What will be the writing inscription on the coins? What will be the figure or image on the coins? That was decided by संस्थाध्यक्षा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। If you have any doubt till this place, let me know। ठीक है, सब क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हमने अब संस्थाध्यक्षा पढ़ लिया। अब आते हैं आपके, राइट इट डाउन, वी हैव दी संस्थाध्यक्षास फॉर मिंटिंग दी कॉइन्स। ठीक है, पहले तो हो गया संस्थाध्यक्षा जो कि आपके कॉइन्स को मिंट करेगा। अब आपको पता है टोल्स भी कलेक्ट होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट टोल्स आर ऑल्सो कलेक्टेड व्हेन यू पास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? सभी को पता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो टोल्स कलेक्ट होते हैं, पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ऑफिसर्स थे। फॉर दैट ऑल्सो देयर वर ऑफिसर्स, राइट? सो दैट इज नोन एज शुल्काध्यक्षा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शुल्काध्यक्षा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ टोल्स। ठीक है, शुल्क मतलब टोल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ टोल्स। ठीक है, अब बात आती है शुल्काध्यक्षा, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर का सुपरिंटेंडेंट कौन हुआ करता था? सो इट वॉज सीताध्यक्षा। ठीक है, द सीताध्यक्षा वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ, ही वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर संभाला करता था। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब बात आती है, मैंने आपको यहां पर बताया था, आई टोल्ड यू ओवर हियर द शिप्स वर ऑल्सो मैनेज्ड बाय अध्यक्षास। ठीक है, ये जो अध्यक्षास थे ना, ये शिप भी मैनेज करते थे। तो शिप अध्यक्ष कौन हुआ करता था? हु वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स? He was known as नवाध्यक्षा। ठीक है, उसका नाम था नवाध्यक्षा। He was the superintendent of ships। जितनी भी शिप्स आ रही हैं, जा रही हैं मौर्यन एम्पायर में, उसका मैनेज, उसको हैंडल कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा? नवाध्यक्षा। देन देयर वाज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ आयरन ऑल्सो। मौर्यन एम्पायर में आयरन की कौन कौन सी वस्तु बन रही है, आयरन किस लेवल पर तैयार किया जा रहा है, उसका भी एक सुपरिंटेंडेंट था। हु वाज नोन एज लोहाध्यक्षा, जिसको हम लोहाध्यक्षा बोलते हैं। आयरन इज ऑल्सो नोन एज लोहा, राइट? लोहाध्यक्षा। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं। ओके, नाउ देयर वाज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ऑल्सो। एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर भी हुआ करता था, जस्ट लाइक दी IAS ऑफिसर। ठीक है, उसको हम बोलते थे पुलिसांज। दैट ऑफिसर वाज नोन एज पुलिसांज। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को? सो पुलिसांज वॉज द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की. दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. अब बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट. अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विलेज जो हुआ करता था वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करता था. इट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड द हेड ऑफ द विलेज वाज नोन एज, जो हेड होता था उसको हम ग्रामिका बोलते थे. ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये मेल था कि फीमेल. ठीक है, इट कैन बी मेल ऑल्सो फीमेल ऑल्सो. पोजीशन एक ही थी, ग्रामिका. ठीक है, यानी कि ग्राम का. ग्रामिका मीन्स person belonging to the head belonging to the village, gramika. And at that time ना villages had a lot of autonomy. यूरोपियंस के आने से पहले ना चाहे कोई भी इन्वेडर हो, कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, विलेज को ऑटोनॉमी दी जाती थी. सो विलेज हैड अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी. ठीक है, यानी कि दे कैन मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन. ये आएंगे तो मॉडर्न एम्पायर के अंडर ही, बट ये खुद के डिसीजन ले सकते हैं. दे आर एम्पावर्ड टू मेक देयर ओन डिसीजंस. ठीक है, अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, वी टॉक अबाउट दी प्रोविंसेस, हु वाज द हेड ऑफ द प्रोविंसेस. इसका हेड कौन हुआ करता था प्रोविंसेस का? द हेड ऑफ प्रोविंसेस वाज नोन एज प्रदेशिका. उसको हम बोलते थे प्रदेशिका. ठीक है, ही यूज्ड टू हेड द डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो एंड प्रोविंसेस आल्सो. आप इसको आज के टाइम पे गवर्नर भी बोल सकते हो. ठीक है, द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस. ठीक है, देन देयर वर टैक्स कलेक्टर्स. अब यहाँ पर टैक्स कलेक्टर्स भी थे. ठीक है, मॉडर्न एम्पायर में. तो टैक्स कलेक्टर्स को क्या बोला करते थे? टैक्स कलेक्टर्स यूज्ड टू वर्क अंडर द प्रदेशिका. ठीक है, ये किसके अंडर काम करते थे? प्रदेशिका के अंडर. एंड दे वर नोन एज स्थानिका. इसको हम क्या बोलते थे? स्थानिका. अब ये जो स्थानिका है ना, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, तो इसको याद रखिएगा. हु वर दी स्थानिकास? दे वर द टैक्स कलेक्टर्स वर्किंग अंडर प्रदेशिका. ये वो टैक्स कलेक्टर्स थे जो प्रदेशिका के अंडर काम किया करते थे. ठीक है, नाउ इन द प्रोविंसेस देयर वर फोर्ट्स. ठीक है, प्रोविंसेस में क्या होता है कि आपका फोर्ट हुआ करते थे, किले हुआ करते थे. सो ओवर हियर जब हम पढ़ते हैं फोर्ट्स के बारे में, इन द प्रोविंसेस वी हैड डिफरेंट फोर्ट्स. तो फोर्ट्स क्यों तैयार किए जाते थे? ताकि वहां पर वेपन्स को, आर्म्स एम्यूनिशंस को स्टोर करके रखा जा सके. सो दैट वी कैन स्टोर द आर्म्स एंड वेपन्स इन द फोर्ट्स. ठीक है, तो इसका भी एक गवर्नर हुआ करता था. देयर वाज अ गवर्नर ऑफ द फोर्ट्स. ही वाज नोन एज द्वारपाल, और यू कैन से दुर्गपाल, जिसको हम दुर्गपाल बोलते हैं. दुर्ग मीन्स द फोर्ट्स. दुर्ग का मतलब क्या होता है? फोर्ट. सो द गवर्नर ऑफ द फोर्ट्स वाज नोन एज दुर्गपाल. ठीक है, क्लियर हो गई. एंड द टेरिटरीज ऑफ द प्रोविंसेस, ये जो टेरिटरीज है ना प्रोविंसेस की, इसका भी एक गवर्नर हुआ करता था. सो देयर वाज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ प्रोविंसेस, और यू कैन से फ्रंटियर्स. ठीक है, ही वॉज नोन एज, उसको हम क्या बोलते थे? अंतपाल, जिसको हम बोलते थे अंतपाल. तो अंतपाल वॉज द गवर्नर ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ द प्रोविंसेस और टेरिटरीज ऑफ द प्रोविंसेस. अब प्रोविंसेस में ना अकाउंटेंट जनरल भी हुआ करता था. देयर वॉज एन अकाउंटेंट जनरल ऑल्सो इन द प्रोविंस. दैट अकाउंटेंट जनरल वॉज नोन एज, राइट इट डाउन, अक्षपाताला. ठीक है, उस अकाउंटेंट जनरल को हम बोलते हैं अक्षपाताला. ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को? इफ इट्स क्लियर प्लीज लेट मी नो. ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात. तो ये तो बात हो गई आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की. अब बात करते हैं रेवेन्यू की. ठीक है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? इनकम. रेवेन्यू मीन्स इनकम. व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चीफ हुआ करता था, मैंने अभी आपको बताया था उसको क्या बोलते थे? ही वॉज नोन एज समहर्ता. ठीक है, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ वॉज नोन एज समहर्ता. देयर वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिशियल हुआ करता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में. दैट ऑफिशियल वॉज नोन एज, राइट इट डाउन, सन्निधाता. ठीक है, एंड व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट ऑफिशियल? इसका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कौन था ये? ही वॉज अ ट्रेजरर, जो कोष हुआ करता था. ठीक है, उसकी देखभाल करता था, कोष को प्रोटेक्ट करता था. ठीक है, तो ही वॉज द ट्रेजरर, ही यूज्ड टू मेंटेन द ट्रेजरी. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो
इतनी पॉइंट्स क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात. दिस इज द टॉक्स अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की. लेट्स टॉक अबाउट द डिक्लाइन. हाउ डिड द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन? बिकॉज ऑफ द लेटर वीक मौर्यन रूलर्स. क्योंकि अशोका के बाद जो उनके बच्चे आए थे वो एडमिनिस्ट्रेशन वाइज बहुत ही ज्यादा वीक थे. ठीक है. सो दी यू कैन से दी लेटर रूलर्स, जैसे कि लेटर मुगल्स थे ना, जस्ट लाइक लेटर मुगल्स, द लेटर मॉडर्न यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो वेरी वेरी वीक. काफी वीक एडमिनिस्ट्रेशन था, जिस वजह से धीरे धीरे मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन होता शुरू हो गया. ठीक है. जब हम बात करते हैं लीगल सिस्टम की, देयर वाज अ सिस्टम ऑफ रेट्रीब्यूटिव लॉ. मॉडर्न एम्पायर में एक सिस्टम हुआ करता था रेट्रीब्यूटिव लॉ का. मतलब आपने जो किसी के साथ किया है आपके साथ भी वही होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मर्डर्ड समबडी यू विल ऑल्सो बी गिवन डेथ पेनल्टी. ठीक है. इफ यू हैव चॉप्ड ऑफ द हैंड ऑफ समबडी योर हैंड विल ऑल्सो बी चॉप्ड. इस तरीके का जस्टिस सिस्टम था, ये न्याय प्रणाली थी. इट वॉज अ रेट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि अ टूथ फॉर अ टूथ. अगर आपने किसी की आंख फोड़ी है तो आपकी भी आंख फोड़ी जाएगी. दिस वॉज द सिस्टम ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न एम्पायर. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को. अब बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की. अब मुगल के बाद क्या आता है आपका, मॉडर्न पीरियड के डिक्लाइन के बाद आता है गुप्ता पीरियड. ठीक है. पर एक सैंपल क्वेश्चन ना सॉल्व कर देते हैं. लेट्स सॉल्व अ सैंपल क्वेश्चन. एवरीबडी इज रेडी? सभी बच्चे रेडी हैं इस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पंचमार्क्ड कॉइन्स केम टू इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ ईरानियन कॉन्टैक्ट्स. आर्ट ऑफ कारपेंट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ग्रीक्स इन इंडिया. जो पंचमार्क्ड कॉइन्स है वो ईरानियंस की वजह से यहाँ पर आए, और आर्ट ऑफ कारपेंट्री जो है इसको ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में. नाउ मार्क इट इन द पोल. जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड द क्लास सो फार वेरी वेल. आप में से कितने बच्चों ने बढ़िया तरीके से क्लास को अभी पढ़ा है, ये देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा. ओके. करेक्ट आंसर सिद्धार्थ, गार्गी, निवेदिता, शशांक, सिमरन, प्रियदर्शी. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज 4. पंचमार्क्ड कॉइन्स आए थे या सिल्गोय टाइप्स कॉइन्स आए थे? क्या पढ़ा था हमने? व्हाट डिड वी स्टडी? द सिल्गोय टाइप कॉइन्स वर द रिजल्ट ऑफ ईरानियन कॉन्टैक्ट्स, नॉट दी पंचमार्क्ड. पंचमार्क्ड कॉइन्स नहीं आए थे. सेकेंड, आर्ट ऑफ कारपेंट्री वॉज इंट्रोड्यूस बाई ग्रीक्स. नो, ये तो इंडिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश थी, ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस नहीं करी है. यहाँ पर ग्रीक्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? गंधार आर्ट. व्हाट डिड दे इंट्रोड्यूस? गंधार आर्ट. सो बी वेरी केयरफुल, वट एवर यू स्टडी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर की, जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं, इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. अशोका की डेथ के बाद ही एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. सो द लास्ट मौर्यन किंग वॉज, जो लास्ट आपका मौर्यन किंग था उसका नाम क्या था? बृहदर्थ. ठीक है. ही वॉज बृहद्रथा. ही वॉज द लास्ट मौर्यन किंग एंड ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड. इनका भी मर्डर हो गया, इन्हीं के जनरल ने किया था. हिज ओन जनरल मर्डर्ड बृहद्रथा. ठीक है. एंड हिज जनरल वॉज शुंगा, एक ब्राह्मण थे जिन्होंने इनकी इनका मर्डर किया था. एंड फाइनली आफ्टर हिज मर्डर, आफ्टर ही डाइड, द मौर्यन एम्पायर ऑल्सो केम टू अ डिक्लाइन. मौर्यन एम्पायर भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया. एंड देन वी स्टडी द गुप्ता एम्पायर. फिर आपका शुरू होता है गुप्ता एम्पायर. ठीक है. अब जब हम गुप्तास की बात करते हैं, एज यू कैन सी दिस इज द रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर. ये जो आप रीजन देख रहे हो ना, नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया. ठीक है. दिस वॉज द गुप्ता एम्पायर. ठीक है. सो ओवर हियर यू कैन सी गुप्ता एम्पायर की जब हम बात करते हैं, इन द एंशिएंट इंडिया गुप्ता एम्पायर इज नोन एज द गोल्डन एज. गुप्ता एम्पायर को ना गोल्डन एज कहा जाता है, बिकॉज इन दिस टाइम पीरियड देयर वर मेनी डेवलपमेंट्स. इस टाइम पीरियड में ना लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे. ठीक है. देयर वर लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स इन गुप्ता पीरियड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो, राइट. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द गुप्ता पीरियड, तो आपका आर्ट एंड कल्चर वाइज पेंटिंग्स, राइट, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे एरियाज में डेवलपमेंट हुआ था गुप्ता पीरियड में. ठीक है.
तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की, आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, द कुशान्स इन द नॉर्थ एंड सतवाहनास इन द डेक्कन, दे इमर्ज्ड एज टू मेजर पॉलिटिकल पार्ट्स। गुप्ता एम्पायर के, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद दो तरीके के एम्पायर जो थे वो आपके निकल कर आए, वो थे कुशान्स एंड सतवाहनास। And these two empires, they brought political unity and economic prosperity to the regions of northern and Deccan region, ठीक है। बट कहते हैं कि 230 CE, 230 सेंचुरी तक आते आते कुशान्स का जो रेन है वो धीरे धीरे नीचे जाता चला गया, डिक्लाइन होता गया। वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करते थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं, तो उनका डिक्लाइन भी नीचे गिरता चला गया। एंड देन केम द गुप्ता एम्पायर विच रोज टू प्रोमिनेंस इन 320 AD। गुप्ता एम्पायर जो है वो 320 AD से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला गया। इट स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड ऑल्सो इट वेंट टू सर्दर्न इंडिया, ठीक है। एंड द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर इज नोन एज श्री गुप्ता। ऐसा माना जाता है कि इस एम्पायर का जो फाउंडर था ना, उसका नाम था श्री गुप्ता, ही वॉज द फाउंडर, ठीक है। एंड द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ गुप्तास, इट इज नॉट नोन फॉर सर्टेन। अभी सर्टेनली हिस्टोरियंस को नहीं पता है कि ओरिजिनल जो होमलैंड है गुप्तास की वो क्या थी, ठीक है। बट ऐसा कहा जाता है दैट दे माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल। इट इज स्पेक्यूलेटेड बाय हिस्टोरियंस कि गुप्ता एम्पायर जो है वो बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। एंड सम स्कॉलर्स दे से दैट इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इलाहाबाद। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई इलाहाबाद से आया है, कुछ बोलते हैं बंगाल से, बट अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। Now some historians they say that the Guptas they were Brahmins। ये गुप्तास जो थे ना ये ब्राह्मण्स थे, बट कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये शूद्र थे, यानी कि मर्चेंट क्लास पीपल थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेस क्लास लोग थे, ठीक है। सो इट इज अगेन हाईली स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। काफी इसके पीछे चर्चा हुई है, डिस्कशंस हुए हैं और अभी पर्टिकुलरली नहीं पता चला है, बट ज्यादातर मेजोरिटी पीपल से दैट दे वर शूद्रास। मेजोरिटी लोग यही बोलते हैं कि ये शूद्रास थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फाउंडर की बात करें गुप्ता एम्पायर की, तो फाउंडर आपके कौन थे? श्री गुप्ता। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर, श्री गुप्ता। तो पहला पॉइंट आप इनका पढ़ोगे, फीचर होगा इनका फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इनका जो रेनिंग पीरियड था, यानी कि इनका जो रूलिंग पीरियड था 240 AD से 280 AD तक का था, ठीक है। एंड ये कौन सा टाइटल यूज करते थे? ही यूज द टाइटल ऑफ महाराज। ये अपने आप को महाराज का टाइटल देते थे, ठीक है। श्री गुप्ता के बाद आते हैं आपके नेक्स्ट गुप्ता रूलर हु इज नोन एज घटोत्कच। घटोत्कच का नाम आप महाभारत में भी आपने पढ़ा होगा, द सिमिलर नेम इन घटोत्कच, सन ऑफ भीम, राइट। तो सेम नाम इनका रख दिया था घटोत्कच। ही ऑल्सो यूज्ड द सेम टाइटल महाराज। इन्होंने भी सेम टाइटल यूज किया अपने साथ महाराज। एंड ही वॉज द सन ऑफ श्री गुप्ता। ये श्री गुप्ता के बेटे थे, ठीक है। After Ghatotkacha we have Chandragupta I. Now many students they get confused. काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। चंद्रगुप्त belongs to Mauryan Empire. No, वो मौर्यन एम्पायर को बिलोंग नहीं करते। नाम के आगे देखो वन लगा हुआ है टू डिफ्रेंशिएट। आपका जो मौर्यन एम्पायर है वो वाले चंद्रगुप्त डिफरेंट है। ही इज चंद्रगुप्त I बिलोंगिंग टू गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 319 से 334 AD का था। एंड ऐसा कहा जाता है दैट ही इज द वन हु रीस्टार्टेड द गुप्ता एरा। इनके टाइम पीरियड में काफी लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुई थी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ही इज द वन हु रीस्टार्टेड द गुप्ता एरा, हु गेव द गुप्ता एरा पॉजिटिव पुश, ठीक है। एंड इन्होंने ना अपने आप को एक दूसरा टाइटल दिया। ही डिड नॉट यूज द टाइटल ऑफ महाराजा। इन्होंने टाइटल यूज नहीं किया महाराजा का। ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ महाराज धीराज, ठीक है। ये खुद को क्या बोलते थे? महाराज धीराज। इनके लिए ये टाइटल यूज होता था, महाराज धीराज, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जो चंद्रगुप्त I थे ना, इनका एक ट्रेट था, इनका एक नेचर था दैट ही वांटेड टू एक्सपैंड टेरिटरीज बाय मैरिटल अलायंसेस। इनका ये नेचर था कि भाई अगर हम पड़ोसी राज्य की बेटी से शादी कर लें तो इससे क्या होगा कि हम उनके राज्य को आराम से अपने राज्य में मिला सकते हैं। By establishing marital alliance, we can easily expand our territories. So that is why he married the princess of Lichvi called Kumara Devi, ठीक है। अब चंद्रगुप्त I के बाद कौन आता है? After चंद्रगुप्त I, we have समुद्रगुप्त। Yes, प्रियदर्शी, मैट्रिमोनियल पॉलिसी। अब हमारे पास आते हैं समुद्रगुप्त।
ठीक है। समुद्रगुप्त की जब बात करें, ही इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हमारे जो हिस्टोरियन है ना V.A. स्मिथ, ठीक है, उन्होंने समुद्रगुप्त को ये टाइटल दिया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ही इज एन आर्ट हिस्टोरियन, तो इन्होंने ये टाइटल दिया कि समुद्रगुप्त है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, ये काफी मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे। इनका ये मानना नहीं था कि हमें शादी करके अपने राज्य को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, शादी करके अपने राज्य को नहीं बढ़ाओ, मिलिट्री कैंपेन्स, वॉर करो, वॉर लड़के, युद्ध लड़के अपने राज्य को बढ़ाओ। दैट वाज द थिंकिंग ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। एंड फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त टू, ठीक है, इनके बाद आपके आएंगे चंद्रगुप्त टू। ही इज ऑल्सो नोन एज, ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। सो ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अपने आप को दिया, ठीक है। एंड ही इज द वन इन हुज कोर्ट द नवरत्नास यूज्ड टू सिट। इनके कोर्ट में, इनके दरबार में नवरत्न बैठा करते थे, द 9 जेम्स, जिनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो ऑल दोज 9 जेम्स यूज्ड टू सिट इन हिज कोर्ट। द स्कॉलर्स, 9 स्कॉलर्स, दे यूज्ड टू सिट इन हिज कोर्ट। चंद्रगुप्त टू के बाद आते हैं कुमारगुप्त, ठीक है। आफ्टर हिम वी हैव कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वही हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट की है। ही इज द वन हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ही इज ऑल्सो नोन एज, इनको और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है शक्रादित्य, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज शक्रादित्य, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट किंग इज स्कंदगुप्त। अब नेक्स्ट आपका किंग आता है स्कंदगुप्त एंड ही वॉज अ वैष्णवाइट, ठीक है, यानी कि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये वैष्णवाइट थे। ही वॉज द सन ऑफ कुमारगुप्त और ये लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर थे, ठीक है। तो ये स्कंदगुप्त वही हैं जिन्होंने हंस को वापस भेज दिया था। द हंस ट्राइड टू अटैक, दे केम फ्रॉम मिडल ईस्ट, दे ट्राइड टू अटैक, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, इन्वेड करने की कोशिश की इंडिया को। एंड स्कंदगुप्त वेरी ब्रेवली ही डिफीटेड द हंस एंड रिपल्स्ड देम बैक, वापस भेज दिया हंस को। एंड द लास्ट रूलर इज विष्णुगुप्त। जो आपके लास्ट रूलर आते हैं वो है विष्णुगुप्त। ही इज द लास्ट नोन रूलर। अब ये नहीं बोलेंगे इनके बाद कोई रूलर नहीं हुआ, बट गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई थी बिकॉज हंस ने वापस अटैक किया था, ठीक है। द हंस अगेन अटैक्ड एंड दैट इज वाई द गुप्ता डायनेस्टी फाइनली इट वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनके ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द गुप्ता एम्पायर ना, द एंटायर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एम्पायर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। प्रोविंस वॉज नोन एज भुक्ति, ठीक है। भुक्ति का जो हेड हुआ करता था वो होता था उपारिका। ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ द प्रोविंस हु वॉज नोन एज उपारिका। आफ्टर द भुक्ति वी हैड विश्याज। भुक्ति के बाद हमारे पास आए विश्याज। विश्याज इज द डिस्ट्रिक्ट and the head of the Vishya was known as Vishyapati. Pati means the head. Then we had sub-districts which was known as Vithis. Again sub-districts were headed by Vishyapati only. Sub-districts जो होते थे उनका head भी विश्यापति होता था. And then we had the smallest unit of administration which was known as Gram. Gram means village and the head of the village was Gramika. Head कौन था village का? Gramika. यहाँ तक points clear हो गए, ठीक है। अगर हम जुडिशियल स्ट्रक्चर देखें गुप्ता पीरियड का, वी हैड द चीफ जस्टिस। जैसे अभी हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वी हैव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट नाउ। इन द सेम मैनर एट दैट टाइम ऑल्सो वी हैड अ चीफ जस्टिस कॉल्ड महादंड नायका, ठीक है। तो ये आपका चीफ जस्टिस होता था। चीफ जस्टिस तो आपका आपका सेंट्रल लेवल पर हो गया। ऑन द सेंट्रल लेवल वी हैड द चीफ जस्टिस। देन आपको पता ही है प्रोविंसेस के लेवल पर हमारे पास उपारिकाज होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विश्यापति। तो यहाँ पर जो हमने उपारिका और विश्यापति को पढ़ा है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस को मेंटेन करते थे। दे यूज टू मेंटेन लॉ ऑर्डर एंड जस्टिस, ठीक है। ये बात आपको सभी को याद रहेगी तो फटाफट से बताओ, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रहेंगे सभी को, ओके। सो इन द पीडीएफ ऑफ द क्लास ना आई हैव गिवन यू सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर मीनिंग। ये आपका जो चार्ट मैंने बनाकर दिया है ना, ये चार्ट आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई विल बी अपलोडिंग दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल आफ्टर द क्लास।
सो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस चार्ट एंड रिवाइज इट। ये गुप्ता एम्पायर के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दे हैव बीन रिपीटेड इन प्रीलिम्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल प्रतिहारा, ये प्रीलिम्स में काफी बार रिपीट हुआ है टर्म। पंचायतन 2016 में क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, ये आपके रिपीटेड मोड में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपको हमारे पीडीएफ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास के पीडीएफ से, दैट विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्रैश कोर्स आप सभी को पसंद आया, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट क्लास ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। Soon we are going to solve take out the class on amendments। जो हमारी कंट्री में डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, उसके ऊपर भी हम कोर्स बैच, फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू गेट अपडेटेड अबाउट दी फ्री कोर्स। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस, दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज विच विल गिव यू 10% डिस्काउंट। शर्मा 20 कोड यूज करके आपको इजिली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, clear? From today I am taking modern Indian history courses on Unacademy Plus। चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। On this note, thank you everyone for participating in the class. It was wonderful teaching you all. Thank you.